बहुत स्वागत दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, अनंत विजय जी, राहुल महाजन साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगंग साहब हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। यूपी की हमने बात की क्योंकि यूपी में आखिरी 13 सीटें पूर्वांचल की सीटें हैं जहां पर पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है। बाकी सपा ने भी, कांग्रेस ने भी वहां पर अपनी पूरा दम लगा रखा है। लेकिन ये राउंड भी पिछले राउंड की तरीके से बीजेपी का राउंड माना जा रहा है, लेकिन टक्कर है कहीं कहीं। अब मैंने आपसे जातियों की हम लोगों ने बड़ी चर्चा की, जाति पर मोदी योगी हावी हो गए कि नहीं हो गए, राशन, भाषण, इसके अलावा लाभार्थी वर्ग जो है, लाभार्थी वर्ग का पूरा पूरा वोट में ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता है, मुस्लिम समाज में 3 तलाक को लेकर के महिलाओं के अंदर जो खुशी है और वो है, लेकिन क्या वो वोट देंगी, इन सब पर हमने बात की, जाति की बात। लेकिन जैसे आज घोसी में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, घोसी की मैं उनकी बात आपको सुना रहा हूं। उससे पहले घोसी की जातियां एक बार फिर बता देता हूं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। 3.5 लाख मुसलमान, यादव 2.5 लाख, 6 लाख ये वोट है जो अखिलेश यादव मान के चल रहे होंगे ये तो मेरा वोट हो गया। बाकी दलित, चौहान, राजभर, मौर्य, वैश्य, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार। बीजेपी की दिक्कत कि मुझे इन सबको समेटना पड़ेगा। एक आदमी वोट बैंक वाला जो होता है वो वोट बैंक उसको एक मुश्त मानता है, बाकी दूसरे आदमी को सब कुछ समेटना पड़ता है। अब ये बात प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं, इसीलिए बार बार इस चुनाव में आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई कि ये भी जाति के ऊपर भारी पड़ जाए, बार बार ये भी बात हुई कि ये आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, इससे ध्रुवीकरण हो, हिंदू एकजुट हो जाए। और ये देश की राजनीति की हकीकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बताई। आपको सुनना चाहिए घोसी में उन्होंने जातियों को लेकर जो बोला। आज मैं पूर्वांचल को, घोसी के लोगों को इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया हूं। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इससे इंडी गठबंधन का क्या फायदा होगा। जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। ये 3 बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। देखिए, पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री ऐसे बयान आमतौर पर नहीं देते। मुझे तो नहीं याद कि ऐसे उन्होंने टकाटक एक के बाद एक जातियां कभी गिनाई हो। इसमें उन्होंने गिनाई। इस एक बयान में उनकी अपनी राजनीति की चुनौती भी छिपी हुई है कि सारी जातियों में अगर लोग बढ़ जाएंगे तो भाजपा को नुकसान है। और उसकी काट जो वो प्रयास इस चुनाव में उन्होंने किया, कितना कामयाब हुआ 4 जून को पता चलेगा कि एकजुट कैसे हो। अब उसके लिए चाहे उनको मुस्लिम आरक्षण की बात का डर दिखाना हो तो वो प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन ये बात तो सही है, नहीं डर क्या, जाति जब तक चलेगी बीजेपी को नुकसान। देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति का पहले सारांश या उपसंहार यही था कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। हमको 20% या 18% जो मुस्लिम है वो कंसोलिडेटेड वोट बैंक हमको मिलता है।
हिंदू समाज यदि जातियों में टूट जाता है, उसका एक हिस्सा हमारे साथ आ जाता है, तो सत्ता में बने रहने के लिए हमारे लिए काफी है। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने उसको पलट दिया है। तुम 80-20 करते हो, ठीक है, हम 80% के लिए राजनीति कर लेते हैं, तुम 20% की राजनीति करते रहो। प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को खुले तौर पर सचेत किया है कि, और ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग खास करके, कि किस प्रकार का अखिलेश यादव जब जीत करके आते हैं, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, तो किस प्रकार से एक खास धर्म या के खास धार्मिक समुदाय के व्यक्ति लोग किस प्रकार से उत्सृंखल व्यवहार करते हैं। थाने को लूट लेना, थानों में जाके गुंडागर्दी करना, दंगा करना, मार पिटाई करना, माफियागिरी करना, इस राज्य से मुक्ति दिलाई है। किसने दिलाई है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिलाई। ये फिर चेता रहे हैं, एक ढंग से कह रहे, चेतावनी दे रहे हैं, हिंदुओं को समझा भी रहे हैं, और एक ढंग की एक चेतावनी का भी संकेत है कि देखो, तुम यदि इकट्ठे नहीं रहे, जो साध्वी रितंबरा जी कहती थी ना कि वो हिंदू इकट्ठा होता है, जब मुट्ठी बन जाता है तो फिर तो इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन तुम यदि जातियों में बटे रहे, कुर्मी, कहार, भूमिहार, राजभर, यादव, ऐसे ऐसे बट रहे, तो फिर तुम्हारा भला नहीं होगा। अच्छा। और ये लोग आकर के आने वाले दिनों में तुम्हारे ही आरक्षण छीन करके एक पूरी जो जातियां हैं, इनके अंदर जो धर्म विशेष के अंदर, मुसलमानों के अंदर जो जितने जातियां हैं, वो सभी को आरक्षण की श्रेणी में ला करके कर देंगे, और तुम्हारा ही वोट, जो तुम्हारा ही जो हक है, वो मारेंगे। ये डर अभी भी दिखाना पड़ रहा है, अभी जब राम मंदिर बन गया उसके बाद भी। देखिए फिर हम लोग जब चर्चा करते थे कि राम मंदिर का वो इम्पैक्ट नहीं रहा, तो आप मानते नहीं? मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि मुस्लिम समाज को एक सीए आता है तो मुस्लिम समाज का एक पंचर बनाने वाला आदमी भी जाग जाता है कि उसके धर्म और उसके दीन के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है। 70 साल में हिंदू एक विभाजन देख करके भी अभी तक आज तक नहीं सोच पाया है कि उसकी आंखें नहीं खुलती है। उसकी आंखें 70 साल में भी नहीं खुली है। गाय बछड़ों की खुल जाती है 2 दिन में, 4 दिन में, वो मैंने कल भी दोहराया था। ठीक है, हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती है, वो प्रधानमंत्री इसलिए उनको मेहनत करना पड़ रहा है। अभी यूपी घूम करके आए हैं पूरा, राम मंदिर का कितना जोर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश में है, और लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। आप कल्पना करोगे 1.5 लाख लोग रोज जा रहे हैं वहाँ। मैं उसको इकोनॉमी से भी, अगर आप तो समझ लीजिए कि इकोनॉमी भी उस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, और दूसरा भावनात्मक मुद्दा भी है। वो लोग इस बात से खुश हैं, खास तौर पर यूपी के, और जिधर चुनाव है इस बार, अभी वो उस बेल्ट में तो चुनाव हो गया, फैजाबाद की जो पूरी पुरानी कमिश्नरी हुआ करती थी। अब जिधर चुनाव है, पूर्वांचल, गोरखपुर और इधर बनारस वाला इलाका, बनारस, चंदौली और ये सब जो सीट है, कासगंज और ये सारी सीटें, तो इसमें अगर राम मंदिर का असर आप ढूंढेंगे तो आपको प्रचंड दिखाई देगा। रहा सवाल जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो जाति की बात क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस तरह से जाति की गिनाते हुए हमने भी शायद प्रधानमंत्री को पहली बार ही सुना है कि जिस एक सूची लग रहा है जैसे ओबीसी कास्ट की पूरी सूची, उसमें भूमिहार भी जोड़ दे रहे हैं, राजपूत भी। तो दरअसल क्या हुआ कि जो अखिलेश यादव ने एमवाई का एक कॉम्बिनेशन पुराना बनाया था और उसको फिर पलटा उन्होंने, पीडीए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना एक एमवाई बनाया जिसकी चर्चा हम लोग पिछले डिस्कशन में कर चुके हैं, मोदी योगी, महिला और यूथ, ओके। तो इनका एमवाई वर्सेस उनका एमवाई चल रहा है। लेकिन अब राजनीति का अंतिम चरण है, परिणाम जो आना होगा अब आ गया। इन सीटों का बहुत असर परिणाम पे पड़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन इस तरह से जाति गिनाकर एक तरह से वो हिंदू समाज को संगठित करने का एक संदेश दे रहे हैं कि भैया, और कहीं मैं अभी पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पे कि उन्होंने लिखा कि कम्युनलिज्म जो है ना वो ग्रेट लेवलर है। अब मैं चौंका इसको कि कैसे, जैसे किसी जमाने में आशीष नंदी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार लेवलर है, कि नीचे वाले लोग अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो ऊपर उठ के आ जाते हैं और वो फिर समुदाय के एक बराबर हो जाते हैं। तो वही लोग, कुछ लोगों की थ्योरी है कि कम्युनलिज्म जो है वो लेवलर हो गया। अगर आप हिंदू और मुसलमान को 2 ही जाति में बांट दीजिए भारत को, तो जो जाति व्यवस्था की चीजें थी वो तो समाप्त हो गई, थोड़ी दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर आप इसको सोशियोलॉजिकली देखें तो प्रधानमंत्री वही करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसमें हमेशा आपको वर्सेस चाहिए ना, सामने दिखाने के लिए कोई चाहिए। तो वो तो 20% है ना, वो तो हमेशा आपको उसका डर दिखाते रहना पड़ेगा। वो तो अब क्या हुआ बिहार में, नीतीश जी जो जीतते रहे, लालू यादव की फोटो दिखा के ही तो जीतते रहे, विकास भी किया, लेकिन जब जब वो पलटी मारते हैं लालू जी की फोटो दिखाते हैं, JD
यू। हाँ। तो जब वो फोटो भले 20 साल से खुद ही हैं। हाँ 20 साल से खुद ही है, लेकिन लालू यादव की फोटो अब भी दिखाते हैं, जंगल राज की बात अब भी करते हैं। तो राजनीति में जब भी ये बातें होती है तो मुझे लगता है आपको सामने खतरा तो दिखाना पड़ेगा। जब तक आप खतरा नहीं दिखाओगे तब तक आपकी बात कैसे आगे बढ़ेगी? इसीलिए मंगलसूत्र है, इसीलिए मुस्लिम आरक्षण है, नहीं, सब कुछ है। मंगलसूत्र वगैरह तो प्रोवोक्ड है, वो एक्शन का रिएक्शन है। अच्छा, ठीक। जब आप कहोगे कि पूरे देश का हम एक्सरे कर देंगे, लोगों में इंस्टीट्यूशनल सर्वे कर लेंगे और उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो फिर तो रिएक्ट करना ही पड़ेगा। समीर जी, हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ब्राह्मणों बनिया की पार्टी माना जाता था। वो पार्टी के संगठन में भी और सरकार में भी इन्हीं का दखल ज्यादा रहता था, ये माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने जब से बाकी पिछड़ी जातियों का संगठन में, सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके बाद वो संगठन में भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के बाद वोट बैंक के लिए तैयार हुई है। भारतीय जनता पार्टी मोदी को यही डर है कि अगर कहीं ये जातियां फिर टूट जाती है तो भारतीय जनता पार्टी जिनके दम पर 303 और 282 सीटें लेकर आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मजबूर होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुआ करता था कि तब मुलायम सिंह यादव के साथ बड़ा वोट जा रहा है, लालू प्रसाद के पास जा रहा है, अपने कांग्रेस के पास एक बड़ा वोट बैंक है, दूसरी जाति अपनी प्रभुत्व बनाकर लेकर चल रही है। अमित शाह के संगठन की जो कौशल्य था, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश के अंदर सारी जातियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है और यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को यही डर है कि अगर जिस मेहनत से उन्होंने से जोड़ा है, अगर वो टूट जाता है। अब तो डर छोड़िए, अब तो चुनाव निकल गया ना। अब तो मुझे बताइए हुआ क्या? जातियां बीजेपी के साथ ये छोटी जातियां रही या नहीं रही? जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का जो मैजिक है, प्रधानमंत्री मोदी का जो काम है, लाभार्थी वर्ग में जो सारी जातियों को मिला है, योगी ने जो सभी वर्ग के लोगों को साथ के रखा है, उसके कारण अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सभी जातियां जुड़ी है। लेकिन फिर भी जातियों का डर रहता है कि कब जाति कब टूट जाए। भारतीय जनता पार्टी उसी से बचना चाहती है। ये बीजेपी का गुलदस्ता बाकी सलामत रहा या नहीं? देखिए, यूपी और बिहार में ज्यादातर ये देखा, बीजेपी ने जो स्टडी किया उसमें ये साफ उसको नजर आया कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस बना रही हैं जो रीजनल पार्टीज हैं। वो कॉम्बिनेशंस है मुस्लिम, एक बड़ी जाति जैसे यादव, और उसके बाद छोटी छोटी कोई जातियां साथ मिलाकर। ये बीएसपी का भी आप देखेंगे तो बीएसपी ने भी ऐसा किया हुआ। जाटव वोट है उसके पास, पहले वो पूरा दलित वोट होता था, एक और जाति आ जाए, प्लस मुस्लिम प्लस एक और कोई जाति, ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। तो बीजेपी को मालूम है कि अगर इन सारे दलों से लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे। आप या तो अम्ब्रेला बनाइए, जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला है, जो हिंदू एक साथ आए, तभी आप इन जातियों को अलग अलग कर पाएंगे। या इन जातियों क्या हुआ ये यूपी बिहार में? मुझे लगता है कि ओबीसी से जब से बीजेपी ने ओबीसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, ना केवल यूपी बिहार में बल्कि बाकी जगह भी, ओबीसी जो एक समुदाय पूरा जिनमें काफी सारी जातियां आती हैं, वो एक साथ होके उसने बीजेपी का साथ देना शुरू किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बीजेपी के लिए ये जो उन्होंने कोशिश की है, ये सफलता की कुंजी निकल रहा है। सर, आपका अनुभव? समीर जो बता रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि जो नॉन यादव ओबीसीज हैं, वो बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी दोनों बीजेपी के साथ आए। और 2022 इस इलेक्शन में भी जो नॉन यादव, क्योंकि यादव एक न्यू इलीट हो गए। आप समाज में आप देखो, जिस प्रकार से, मैं अगर बिहार की बात करूं तो जो काम बिहार में पहले यादव, राजपूत और भूमियारों के हाथ में था, ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, बालू खनन, ये सब अब यादवों के साथ है। तो वो नया एक सामंत वर्ग पैदा हो गया। तो जब नया सामंत वर्ग पैदा हो गया तो दूसरी जातियों में ये विश्वास घर कर गया कि हमें क्या मिला, तो उन्होंने असर्ट करना शुरू किया। उसी असर्शन का परिणाम है कि ये गोलबंदी हुई, नॉन यादव ओबीसी का एक कॉम्बिनेशन बना, जिसमें ईसीबी बिहार में एक इकोनॉमिक एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो ज्यादा है, ओबीसी और ईसीबी का एक कॉम्बिनेशन बना जो गैर यादव है। तो इस बार भी वो कायम है, क्योंकि लग रहा है कि अगर तेजस्वी की सरकार आ गई या अखिलेश की सरकार आ गई, तो ये जो एक सामंत नियो सामंत वर्ग पैदा हुआ और मजबूत। चलिए, अब आपको यूपी बिहार नहीं, पूरे देश की फाइनल रिपोर्ट भी देनी है। बिल्कुल।